ओके एंड हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में एसएचएम, तो आज एसएचएम को आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा एसएचएम को रिकैप कर लेते जो जो पढ़ा था, फिर अपन आगे के क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। व्हाट इज एसएचएम? एसएचएम एक ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन जहां पर पार्टिकल को हम मान सकते हैं कि एक्सेलेरेशन जीरो है, जहां पार्टिकल हमें इक्विलिब्रियम में दिखता है उसे मीन पोजीशन बोलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से याद रखना है कि व्हाट इज मीन पोजीशन। a position where particle is in equilibrium or particle have zero acceleration, then that position is called mean position. If particle is displaced from mean position, then एक फोर्स एक्ट करने लगता है पार्टिकल पे, या एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में एक टॉर्क लगने लगता है पार्टिकल पे, जो उसे वापस लाने की कोशिश करता है। द फोर्स वो पार्टिकल पे जो लग रहा है वो उसे वापस लाने की कोशिश करता है, इसलिए उसे रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके प्रोपोर्शनल रहता है ये। तो ये अपन लास्ट क्लास में इतनी चीज देख चुके थे, है ना, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है पार्टिकल पे, रिस्टोरिंग, वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के। और अगर मैं वेक्टर का साइन लगा दूं तो ये डिस्प्लेसमेंट की माइनस डायरेक्शन में होता है। आप मीन पोजीशन से अगर मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ आना चाहिए। उसको इंक्लूड करने के लिए हम माइनस साइन लगा सकते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन अलग से आप समझ लेना। तो इस तरह से हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमें, अगर मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के जैसा मान लूं तो के एक जैसा होना चाहिए। यहाँ मैं मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूँ पर फिर भी माइनस साइन लगा रहने दिया। या एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो आना चाहिए वो मास से डिवाइड करे तो ये आना चाहिए। यहाँ जो k बाय एम, ये जो भी यहाँ कांस्टेंट आएगा, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो जो भी यहाँ कांस्टेंट आता है उसे हम ओमेगा स्क्वायर लिख देते थे, उसे हम ओमेगा स्क्वायर लिख देते थे। याद करिए जो ओमेगा होता है वो टाइम पीरियड से भी रिलेट हो रहा था, इट वाज 2π/t, है ना। और इस इक्वेशन का फिर सॉल्यूशन जो आता था हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म का आता था, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइ। अब ये इसको डिफरेंशिएट करके v निकाल सकते हैं, फर्दर डिफरेंशिएट करके a निकाल सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हमने देख ली थी। अब ये a और फाइ क्या होते हैं? दिस a एंड फाइ आर डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंडीशन। शुरू में क्या हो रहा था, t इक्वल टू 0 पे क्या कंडीशन थी पार्टिकल की, ये उस पर डिपेंड करता था कि a की वैल्यू और फाइ की वैल्यू क्या आएगी। a एंड फाइ आर डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंडीशंस। तो आपको क्वेश्चंस में इनका टेंशन नहीं लेना है कि ए की वैल्यू फाइ की वैल्यू कैसे निकाले, ये जो इनिशियल कंडीशन दी जाएगी उससे समझ में आ जाता है। हम देखेंगे क्वेश्चंस जहां पे हमको ए और फाइ निकालना पड़ जाएगा, है ना, और इसे भी देखेंगे जहां ऑलरेडी दिया रहेगा। चलो, तो ये अपन ने पढ़ लिया था बेसिक्स, ठीक है। बाकी है तो मोशन ही है, इसके लिए एक्सेलरेशन डिफाइन हो सकता है, वेलोसिटी डिफाइन हो सकती है, इनके जो रिलेशन, बेसिक्स जो रिलेशन होते थे एक्सेलरेशन वेलोसिटी इन सबके, वो सब भी यहाँ एप्लीकेबल होंगे। मोरओवर यहाँ पर हम एंगुलर एसएचएम भी देख सकते हैं। एंगुलर एसएचएम मतलब कि भाई किसी सेंटर के अबाउट पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चले, सर्कुलर पाथ में अगर एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो ऐसा, तो उसे बोल देंगे एंगुलर एसएचएम। वहां टॉर्क की बातें चल जाएगी, फिर वहां टॉर्क इक्वल टू अपन लिख देंगे प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एसएचएम के लिए अगर बात करूं, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर एक बार, फॉर एंगुलर एसएचएम फोर्स के बदले वहां टॉर्क लिखेंगे अपन, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग टॉर्क वो प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पे। फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो यहाँ आएगा उसको अपन लिख सकते हैं माइनस के इंटू थीटा, जहां से हमको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो आ जाएगा के बाय आई। अब याद रखना एंगुलर मोशन में मास नहीं अपन आई यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखा जाता है, तो माइनस के बाय आई इंटू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ जो ओमेगा स्क्वायर है इट इज के बाय आई, या ओमेगा 2π/t होता है, ये भी याद रखना है आपको। फिर x इक्वल टू क्या है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू लिख देंगे अपन, थीटा इक्वल टू थीटा का जो भी एम्पलीट्यूड है, थीटा मैक्स कह सकते हो, या जो भी आपको लेटर यूज करना है वो लिख सकते हो आप। मुझे थीटा मैक्स लगा तो है, थीटा मैक्स लिख दिया, इनटू साइन ओमेगा t प्लस फाइ। एंगुलर एसएचएम में बस एक ध्यान रखना बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही है, दिस इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ बस ये गलतियां जरूर हो जाती है। हम लोग कई बार है ना एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं ना डी थीटा बाय dt, तो हम मिस्टेक कर देते हैं, हम इसे भी ओमेगा लिख देते हैं, और हमने ओमेगा ऑलरेडी यूज कर लिया है फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ये ओमेगा अलग चीज है, तो आप इससे कुछ और लेटर ले लो,
एंगुलर वेलोसिटी के लिए कुछ और लेटर यूज करो, है ना। एंगुलर वेलोसिटी उसको ऐसा लिख देते ए एन जी वेलोसिटी, या वी एंगुलर कर देता हूं मैं, वी एंगुलर ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। ये अलग आएगा, वी एंगुलर विल बी डिफरेंट एंड ओमेगा विल बी डिफरेंट। तो इसलिए आप ओमेगा लेटर मत यूज कर लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दोगे, इंटरचेंज कर लोगे अगर इनको। तो बस इसका एक ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ गलती हो जाती है। बाकी तो सब चीजें आसान है इसमें भी। चलो, इज इट क्लियर व्हाट इज एंगुलर एसएचएम, ये भी समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, चलिए। तो ये बेसिक्स तो अपन एसएचएम का कर चुके थे। मैंने इस बार एक इक्वेशन डिराइव करके इसके ग्राफ भी बनवा दिए थे, है ना। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं अपन। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखो। मैं लिख भी देता हूं, साथ में बोल भी रहा हूं। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is performing SHM of time period 2 seconds. A particle of mass 1 kg is performing SHM of time period 2 seconds. At t equal to 0, it is at origin and moving with velocity. ओरिजिन नहीं, उसको इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोल देते हैं अपन। इट इज ए मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, है ना। ओरिजिन आप हो सकता है कि ओरिजिन अलग हो, मीन पोजीशन अलग हो, ये जरूरी नहीं कि ओरिजिन ही मीन पोजीशन होती है। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि वो मीन पोजीशन पर है। इट इज एट मीन पोजीशन एंड मूविंग विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी भी दे दी मैंने आपको, ठीक है। चलिए अब पूछते जा रहा हूं मैं कुछ कुछ। पहला पार्ट, फाइंड क्या कहूं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। चलिए सर ब्लर हो रहा है। हाँ यस सर। सर कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। यस सर, ब्लर है बहुत मेरे ज्यादा। पास तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है बच्चों। ओके, तो फर्स्ट पार्ट मैंने पूछा आपसे, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है। चलिए और भी कुछ चीजें पूछ लेता हूं, आप स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन करना। मैं लिख रहा हूं और चीजें, पर आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। पहला मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ लिया, दूसरा क्या पूछे, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। थर्ड, चलो इक्वेशन ही पूछ लेते ना यार, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, पूरी की पूरी इक्वेशन ही बता। करिए ट्राई। फोर्थ, चलो ठीक है, इतनी चीजें पूछे बस, करो। करिए ट्राई। फोर्थ पूछिए, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज फंक्शन ऑफ टाइम। करिए ट्राई, इतनी चीजें निकालिए। आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। आप कर लीजिए अटेम्प्ट, फिर एक एक करके हम सॉल्व करते हैं।
सर ये थर्ड पार्ट क्या है इक्वेशन ऑफ एसएचएम? मतलब पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ इक्वेशन x इक्वल टू 8 sin ओमेगा t प्लस 5 जो लिखते थे ना अपन, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यस सर। है ना। चलिए एक क्वेश्चन इधर और लिखा है, पहले ये वाला कर लेते हैं हम। आए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास, बिल्कुल बढ़िया। मुझे लग रहा है कि सही भी है, काफी मुझे आंसर सही दिख रहे हैं। चलिए मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, बाकी जिनका ये हो चुका है वो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। इधर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड 2 सेकेंड। तो मैं टाइम पीरियड दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, t0 पर इट इज एट मीन पोजीशन एंड मूविंग विद वेलोसिटी। अच्छा t0 पे वेलोसिटी भी दी है हमको, है ना। t0 पे कहां पर है, मीन पोजीशन पे, ये भी बताया था हमें। पूछा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अगर हम याद करें कि एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आता है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आता था ए ओमेगा स्क्वायर। ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा निकालने के लिए देखो हमको टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड से ओमेगा का रिलेशन होता है। ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाय टी, so we can put the value of t which is 2 सेकंड, तो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास 2 पाई रेडियन पर सेकंड। और अगर मुझे ओमेगा पता चल गया, मुझे ओमेगा मिल गया, तो मैं अब वेलोसिटी जो मुझे पता है 1 मीटर पर सेकंड, वो मीन की पता है, मीन पोजीशन की। एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, a ओमेगा, ये हमको याद होना चाहिए। पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे होता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम आती है। मीन पोजीशन पे उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और एक्सट्रीम पे सबसे कम होती है, 0 होती है एक्सट्रीम पर। मीन से वो एक्सट्रीम जाता है, वहां 0 स्पीड हो जाती है, वापस आता है, फिर मीन पे स्पीड ज्यादा हो जाती है, फिर दूसरे एक्सट्रीम जाता है, वहां फिर 0 होती है, फिर वापस आता है। तो हमें याद होना चाहिए कि मीन पोजीशन पर ही स्पीड मैक्सिमम होती है, और ये मैक्सिमम स्पीड दी है 1 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज ए ओमेगा। ये याद होना चाहिए कि मैक्सिमम स्पीड जो होती थी वो होती थी ए ओमेगा। So omega is already known to us, it is 2 pi.
if I put the value of omega and I know that this is 1 meter per second is given in question, so omega को 2 pi रख कर मैं a निकाल सकता हूँ. It's going out to be 1/2 pi. 1/2 pi और ये मीटर्स में होना चाहिए. SI में अगर सारी यूनिट ले रहा हूँ तो एम्पलीट्यूड आ गया मेरे पास मोशन का. अब मुझे मैक्सिमम एक्सेलेरेशन चाहिए, तो a मैक्सिमम हमने पढ़ा था, याद रखना चाहिए हमको कि a ओमेगा स्क्वायर होता है. वो a into omega square, the value of a omega is 1 and value of omega is 2 pi, so its answer should be 2 pi meter per second square. Maximum acceleration should be 2 pi meter per second square. ये आया पहला पार्ट समझ में? हाँ बोलो सर, ओमेगा की वैल्यू पाई आनी चाहिए ना? ओमेगा की वैल्यू पाई आनी चाहिए क्या? अच्छा 2 लिखा है ना. हाँ यार सही बोल रहे हो, पाई आनी चाहिए. माय मिस्टेक, यहाँ पाई लिख दिया मैंने. यहाँ 2 पाई का पाई हो जाएगा तो आंसर पाई आ जाएगा. बहुत बढ़िया, आप ध्यान दे रहे थे, वेरी गुड. अब सही कर दिया देखो मैंने. चलो अब क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड तो निकाल चुके हम, 1/π निकाल चुके हम. इक्वेशन ऑफ एसएचएम पता नहीं हमें. हमें पता है कि t0 पर पार्टिकल कहाँ है, वो मीन पोजीशन पर है. तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लिख सकते हैं. जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम वो होती थी x = एम्पलीट्यूड. जो मुझे पता है मैं डायरेक्ट एम्पलीट्यूड की वैल्यू रख देता हूँ ना, 1/π एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी. ओमेगा भी पता है मुझे पाई प्लस इनिशियल फेज फाई. ये होती थी इक्वेशन एसएचएम की, a sin ओमेगा टी प्लस पाई. अब मुझे पता है t0 रखने पर पार्टिकल मीन पे आना चाहिए. मीन पोजीशन पे x क्या होना चाहिए? 0. मीन पोजीशन पे x 0 होना चाहिए, तो उसमें t को 0 डालो तो मुझे x 0 मिलना चाहिए, इसलिए फाई 0 होना चाहिए. जो स्टार्टिंग कंडीशन दे रखी है कि t0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, उससे समझ में आया कि मीन आने के लिए x 0 आना चाहिए. तो x 0 आना चाहिए इसमें t0 रखने पर. ऐसा कब पॉसिबल है? जब फाई 0 होगा. ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ 0 रखा तो साइन फाई इक्वल टू यहाँ 0 रखा तो 0 आना चाहिए. साइन फाई 0. साइन फाई 0 कब होगा? जब फाई की वैल्यू पाई हो जाए या 0 हो जाए, तो मैं 0 वाला आंसर ले लूंगा. सो बाय स्टार्टिंग कंडीशंस, बाय गिवन कंडीशंस, पाई हो सकता है 0 और पाई, और इस तरह के और भी आंसर आ सकते हैं. साइन पाई 0 कब कब होता है, ये मैथ पढ़ा आपने, तो अब लिख सकते हो 0 पे हो सकता है, पाई पे हो सकता है, 2 पाई पे हो सकता है, 3 पाई पे हो सकता है, 4 पाई पे हो सकता है. तो इसमें से क्या चूज करूं? इसमें से मैं वो ऑप्शन चूज करूंगा जो 0 2 पाई के बीच में होगा, क्योंकि बाद में और वैल्यू रखने से रिपीट ही होने वाला है साइन की वैल्यू, है ना. साइन ऑफ 2 and पाई प्लस समथिंग, वो वापस से वो समथिंग साइन समथिंग आ जाता है. तो अननेसेसरी 2 पाई के आगे के एंगल रखने का सेंस नहीं है. तो 0 या पाई दो ऑप्शन है मेरे पास, तो 0 या पाई दोनों रख सकता हूं. और मुझे बताया नहीं कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. 0 रखने पे क्या होगा कि x = sin पाई t आ जाएगा. तो टाइम बढ़ाने से क्या होगा कि साइन बढ़ेगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा. और पाई रखने से क्या होगा कि नेगेटिव में बढ़ेगा, पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, है ना. यहाँ पे साइन पाई प्लस समथिंग कर दिया, और टाइम बढ़ाएंगे तो एंगल 180 से बड़ा आने वाला है, तो पार्टिकल साइन की वैल्यू 180 से बड़े पे नेगेटिव होगी, तो पार्टिकल नेगेटिव जाने वाला है. और मुझे पता नहीं किधर जा रहा है, मुझे दिया नहीं क्वेश्चन में किधर जा रहा है. ऐसा लिखा नहीं कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है कि वाई माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन वेलोसिटी का साइन प्लस है, तो मैं मान सकता हूं. मुझे दिया नहीं था किधर जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी का साइन प्लस है. कुछ दिया नहीं साइन तो प्लस मानेंगे अपन. ये समझ में आ रहा है? कुछ दिया नहीं वेलोसिटी का साइन तो प्लस मानेंगे, तो प्लस वेलोसिटी आना चाहिए, इसलिए पार्टिकल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए. इसलिए मैं 0 लूंगा. यहाँ पे मैं 0 क्यों चूज कर रहा हूं? पाई टी प्लस 0 कर दिया मैंने 0 क्यों चूज कर लिया पाई की वैल्यू? क्योंकि अगर मैं पाई रखता तो साइन पाई प्लस समथिंग, टाइम बढ़ाने से एंगल 180 से बड़ा होता, 180 से बड़े पे साइन की वैल्यू नेगेटिव आती, तो x नेगेटिव होने वाला था, तो पार्टिकल नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है. बट वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने पॉजिटिव वेलोसिटी लेने के लिए पाई को 0 लिया. ये चीज समझ में आई मैंने पाई 0 क्यों लिया? सोच समझो अच्छे से. कोई डाउट इसमें? नो सर. चलो, पाई 0 या पाई 2 ऑप्शन आ रहे थे, ये समझ में आया था? ये बहुत बेसिक चीजें बच्चों, इसी में क्वेश्चन एग्जाम में गलतियां होती है
ये बारी बारी चीजों पे ध्यान देना जरूरी है बच्चों, ठीक है। ये क्लियर हो रहा था कि फाई की वैल्यू दो पॉसिबिलिटी थी, मुझे टी को 0 रखने पर मुझे एक्स 0 चाहिए, तो साइन फाई इक्वल टू 0 मिलता। साइन फाई 0 के कई सॉल्यूशन होते हैं, 0 से 2 पाई के दो सॉल्यूशन होंगे, 0 और पाई। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इसमें मैंने 0 क्यों लिया, पाई क्यों नहीं लिया, बताओ? क्योंकि सर Angle- वेलोसिटी पॉजिटिव है, आगे की तरफ जा रहा है। हाँ, तो ये समझ में आया कि कितनी चीजें ध्यान रखी हमने, है ना। तो ऐसा आपको भी क्वेश्चंस में ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, यस सर। है ना। तो दिस वाज एन एग्जांपल कि कैसे हमको क्वेश्चन में ध्यान रखना चाहिए। चलो, एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, करो ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, करिए ट्राई। सर ये इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये नहीं निकालेंगे? अच्छा, फोर्थ पार्ट बचा था, सॉरी। तो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी पूछिए, तो वो कैसे निकाल सकते हैं आप? ये तो आसान हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी निकालना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। मास दिया है देखो क्वेश्चन में 1 kg, तो आ जाएगा हाफ 1 m को 1 डाल दिया, v का स्क्वायर, v निकाल लो, dx/dt डिफरेंशिएट कर दो इसको, उसका स्क्वायर रख देना यहाँ पे। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट एंड यू कैन पुट द वैल्यू हियर, है ना। यस सर। तो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा बताओ? 1/पाई, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस में आएगा, और पाई बाहर भी आएगा, कॉस पाई टी और उसका स्क्वायर। बस थोड़ा सा अरेंज कर दो इसको, पाई से पाई कैंसिल, तो आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर पाई टी बाय 2। ये आ गया आंसर। दिस इज इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कॉस स्क्वायर पाई टी बाय 2। चाहो तो ग्राफ बना सकते हो उसका, ठीक है। यस सर। ओके, किसी और बच्चों को कोई दिक्कत है तो बताओ, सबको क्लियर है कि नहीं बताइए। कुछ भी समस्या है तो पूछना है, कुछ बच्चे नए हैं तो उनको भी अगर कुछ दिक्कत है तो बताइए। अगर ये क्लियर है अच्छे से तो हाँ बोलो बोलो, और बाकी अगला क्वेश्चन करो जिसका ये हो गया। हाँ बोलो। सर जो हमने एक्सेलरेशन मैक्स निकाला है, आपने लिखा हाँ। है ए ओमेगा स्क्वायर। सर हाँ। वो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई होती है ना पूरी इक्वेशन? मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, ये तो आप जो बोल रहे हो वो टाइम के साथ इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन की, और मुझे उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो उसका एम्पलीट्यूड जो आगे रहता है ना ए ओमेगा स्क्वायर, बस वो चीज, समझे। तो सर साइन ओमेगा टी प्लस पाई का क्या होगा सर? तो वो तो टाइम के साथ बदलेगा ना टर्म, उसके हिसाब से एक्सेलेरेशन बदलेगा। एक्सेलेरेशन इज वेरिएबल, हमें कितना मैक्सिमम है उसकी वैल्यू ये पूछिए। समझ में आया नहीं आया? एक्सेलरेशन की जो जनरल इक्वेशन आती थी वो आती थी ए ओमेगा स्क्वायर साइन माइनस साइन के साथ आता था, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ आता था। अब जो साइन वाला टर्म है ये तो फ्लक्चुएट करेगा विद टाइम, यस है ना। सर। तो इसकी वैल्यू तो फ्लक्चुएट कर रही विद टाइम। पूछा क्या मुझसे? पूछा क्या? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? जब ये टर्म साइन की वैल्यू -1 और +1 में वेरी करती है, तो ये पूरा टर्म जब -1 हो जाएगा तो मुझे ए ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, यही अधिकतम मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल सकता है ना। यस सर। ठीक है, तो बस ये ले लिया मैंने। ये चलो, और भी जो भी ऐसे दिक्कत है डाउट है पूछना चाहिए, चलाने की जरूरत नहीं है। और हो गया है तो अगला करो फिर जल्दी से। चलो, तो पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, करिए जल्दी।
चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं इधर, वो जल्दी करो। सर वो इक्वेशन में आपने एम मीटर के लिए लिखा है ना सर? हाँ Yes, पर sir. मीटर। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, आपको पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन दी है 5 + 4 cos 100 pi t + pi/3 इन मीटर। तो पूरा इक्वेशन मीटर्स में है। वेर एक्स इज इन मीटर लिखा भी है मैंने साथ में बाद में, एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड। एक्स यहाँ मीटर में है, टी सेकेंड्स में है। फर्स्ट पार्ट मीन पोजीशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। मीन पोजीशन कहाँ है और एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या है, तो ये बता दीजिए इसका आंसर जल्दी से। विकास भेजो आंसर, मीन पोजीशन पहला पार्ट का आंसर भेजो। दोनों चीज पूछिए फर्स्ट पार्ट में। वेरी गुड विकास। बाकी बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए कमलेश का भी आंसर आ गया, गुड। और वर्षा का भी आंसर आ गया। देखो सिंपल सी बात है, ये जो टर्म है, इफ यू ऑब्जर्व दिस टर्म, ये टर्म कॉस वाला दिया है, मतलब ये साइनसोइडली ऑसिलेट करेगा। ये टर्म अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में ऐसे सा ऑसिलेट करेगा, है ना। तो दिस इज द टर्म, दिस इज द इक्वेशन, जो ये टर्म है यही हमको एसएचएम करवा रहा है, ये हमारे पार्टिकल को एसएचएम करा रहा है। इसके अलावा ये 5 क्या है, इट इज जस्ट चेंजिंग द मीन पोजीशन। अगर ये 5 नहीं होता तो मीन पोजीशन 0 होती, बिकॉज इस टर्म की एवरेज वैल्यू 0 आती। ये टर्म 0 होता, ठीक है, अपनी t = जो भी वैल्यू आएगी उस पर, ठीक है। पर हमारे पास यहाँ 5 भी लगा है, इसलिए मीन पोजीशन हो गई 5 पर। तो सिंपल सी बात दिख रही है कि इसकी मीन पोजीशन ये 5 है, दिस इज 5 मीटर्स। और एम्पलीट्यूड इस टर्म के अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम जाने वाला वैल्यू है वो 4 है। ये टर्म ±1 में वेरी करेगा, ये टर्म +1 होगा तो यहाँ 4 ऐड हो जाएगा, माइनस में जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है इसका, 4 मीटर। तो ये एसएचएम x = 5 की मीन पोजीशन पर -4 + 4 ऐसे एम्पलीट्यूड से हो रही है। पार्टिकल क्या है, ओरिजिन पे नहीं है, वो x = 5 पर है और वहां से वो आगे पीछे 4-4 मीटर मूव कर रहा है। समझ में आया? सर इसको ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ से भी रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं ना सर? उसमें भी होता है मतलब डायरेक्ट दिख रहा है अपन को, तो और क्यों सोचो। यस सर, उसी से एनालाइज किया है सर। हाँ एक तरह से वैसे ही समझा अपन ने, ठीक है। चलो दूसरा पार्ट, मैक्सिमम स्पीड। हाँ बोलो सर, पर ये एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो ये मैक्सिमम 9 पोजीशन तक जा सकता है ना? बिल्कुल सही। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यस सर। मीन से डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन 4 है, मीन 5 पर है ना। Yes, sir. एवरेज आउट पार्टिकल 5 पर आ रहा है, वहां से 9 मीटर तक जा रहा है, तो वहां से 4 मीटर गया, 5 की पोजीशन से 9 गया, मतलब 4 मीटर गया, एम्पलीट्यूड 4 है, Yes. ठीक है। चलिए थैंक यू। सेकंड पार्ट, मैक्सिमम स्पीड एंड टाइम पीरियड। मैक्सिमम स्पीड एंड टाइम पीरियड, तो ये कैसे निकाले, मैक्सिमम स्पीड टाइम, डिफरेंशिएट कर देंगे सर। कोई जरूरत नहीं है, ओमेगा दिख रहा है, ये ओमेगा होना चाहिए, टी के इनटू में अंदर ओमेगा होता है ये, यस सर। तो ओमेगा दिख रहा है यहाँ पे, ओमेगा दिख रहा है मुझे 100 पाई,
बट ओमेगा होता था, याद करो, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, है ना। एक 2 पाई, ये 2 पाई से इधर 2 पाई कैंसिल, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/50, 1/50 सेकेंड, या क्या टाइम पीरियड, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0.02 सेकेंड, या क्या टाइम पीरियड, है ना। भाई जो एसएचएम की इक्वेशन होती है उसमें साइन या कॉस के अंदर जो टाइम के साथ लिखा रहता है यही तो ओमेगा रहता है, तो बस ओमेगा यहाँ से कंपेयर करके समझ में आ गया मुझे तो। फिर मैक्सिमम स्पीड पूछिए, वो कैसे निकाले, जल्दी बताओ। सर इसके लिए तो अब करना ही पड़ेगा, ओमेगा। ए बिल्कुल ओमेगा नहीं से करना निकाल पड़ेगा, वो सकते ए हैं, ओमेगा होती है। ओमेगा। मैक्सिमम स्पीड सिर्फ ए ओमेगा होती है, उसके लिए कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। ए पता चल गया था हमको 4, और ओमेगा कैसे निकाला, ये रहा 100 इंटू पाई, तो ये आ गया 400 पाई मैक्सिमम स्पीड। चलो तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड, व्हेन विल पार्टिकल फर्स्ट कम टू रेस्ट फ्रॉम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 के बाद पार्टिकल पहली बार कब रेस्ट पर आएगा, ये पूछा है। t इक्वल टू 0 के बाद पार्टिकल पहली बार कब रेस्ट पर आएगा, बताओ। तो उसके लिए वेलोसिटी निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन हाँ कर। बिल्कुल सही, इसके लिए चलेगा वेलोसिटी निकालना, इसके लिए Yes, जरूरी sir. रहेगा। हाँ तो इसके लिए वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कैसे निकालूं, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन कर दीजिए सर। बताओ क्या आएगा, -4 साइन माइनस 4 साइन 100 पाई t प्लस पाई बाय 3 इंटू 100 पाई। तो 100 पाई को आगे लिखो ना, मैं पीछे क्यों लिखूं, यस सर आगे लिख दीजिए। है ना, यस सर। ये आ जाएगी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे वो, कि पार्टिकल की स्पीड 0 रेस्ट पे आएगा, मतलब स्पीड 0 होती है, यस सर। है ना, तो उसको 0 से इक्वेट कर दो। नाउ रेस्ट मतलब स्पीड 0, तो स्पीड को 0 डाल दो, तो ये 400 पाई क्यों लिखूं मैं, वो भी 0 हो जाएगा ना। तो मुझे साइन 100 पाई t प्लस पाई बाय 3 ये 0 चाहिए। साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है, बताओ। n पाई पे सर। n पाई पे होती है, वेरी गुड। इसका जनरल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्री का जनरल सॉल्यूशन इसका, इस इक्वेशन का, वो आ जाएगा n पाई। n इज सम इंटीजर हियर, सो आप टाइम की वैल्यू लिख सकते हो। अब तो टाइम हो जाएगा n पाई माइनस पाई बाय 3 होल थिंग डिवाइडेड बाय 100 पाई। अब उन्होंने मुझे जनरल टाइम थोड़ी पूछा है, उन्होंने पूछा क्या है, व्हेन विल पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू रेस्ट। ये भी तो कहा है पहली बार रेस्ट पे कब आ रहा है, तो पहली बार आने के लिए टाइम मिनिमम, पहली बार कई सारे टाइम पे रेस्ट पे आ रहा है ना वो, तो n की वैल्यू अलग अलग रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 जैसे n की वैल्यू रख सकते हैं अपन। तो पहली बार 0 के बाद सबसे कम टाइम क्या है, तो सबसे कम टाइम निकालो उसमें। 0 रखने पे तो नेगेटिव आएगा, वो नहीं चलेगा मुझे, Yes, तो sir. 0 के बाद का चाहिए, टाइम इक्वल टू 0 के बाद का चाहिए। 1 रखो 1, तो क्या आएगा बोलो, 1/50 आ जाएगा। फॉर फर्स्ट टाइम एट रेस्ट लेट्स पुट n इक्वल टू 1, तो t कितना आ गया, पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 अपॉन 100 पाई, कितना हो जाएगा 1/150। 1/150 सेकेंड आंसर। ये रहा वो समय, वो टाइम जिससे पार्टिकल पहली बार रेस्ट पे आ रहा है। सर बहुत मैं न्यू टाइम है सर, ये तो हाँ? सर बहुत छोटा टाइम है ना सर, 1/150 सेकेंड। तो हमें उससे क्या लेना देना है, आने दो छोटा, ठीक है। चलो उन्होंने क्वेश्चन में ओमेगा ज्यादा दिया है, उनको ओमेगा ज्यादा नहीं देना था, अगर उनको बड़ा आंसर चाहिए था तो। चलो आगे फोर्थ, अगला पार्ट, at what positions its speed is half of its maximum speed। at what positions, किन किन पोजीशन पर उसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड की आधी है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। मैक्सिमम स्पीड Yes, sir. की आधी स्पीड किस किस पोजीशन पर है, ठीक है। एक बार आपने क्या करा बताओ, कैसे करा, इसको कराए क्या, सर वेलोसिटी एट ए जनरल टाइम हम इक्वेट कर देंगे एट ए वेलोसिटी और मैक्सिमम को हाफ करके। इससे छोटी सी गलती होगी, वो लोग स्पीड की बातें कर रहे हैं और हम वेलोसिटी के बारे में सोचने लग रहे हैं। वेलोसिटी और स्पीड में फर्क होता है, क्या फर्क होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, मैग्नीट्यूड लेना चाहिए हमें,
समझे? यस सर। है ना? तो ये थोड़ा जो पुराना, ये हटा दो, ये पुराना लिखा हुआ जो करता है ना। यस सर। हाँ ठीक है। तो वो लोग स्पीड की बातें कर रहे हैं ना, तो मुझे भी साइन नहीं देखना चाहिए। तो एक काम करता हूँ ना, मैं प्लस माइनस रख देता हूँ भाई, वेलोसिटी में प्लस माइनस साइन आता है बस, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दूंगा। कितनी है मैक्सिमम स्पीड? 400 पाई, उसके आधी 200 पाई, वो स्पीड चाहिए। स्पीड होने के लिए प्लस माइनस चाहिए, तो मैं लिखूंगा फॉर स्पीड half of max v can be plus minus 200 pi। ये समझ में आया मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया? ये समझ में आया मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया? यस सर। Yes, ओके sir. बच्चों, सो v को प्लस माइनस 200 पाई लिख दिया, बट v की इक्वेशन क्या थी? नाउ v है प्लस माइनस 200 पाई, बट v वाज माइनस 400 पाई इंटू साइन 100 पाई t प्लस पाई बाय 3। सो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा मुझे? साइन 100 पाई t प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस हाफ। ये मिलेगा? यही मिलेगा कि नहीं? आया ना, बताओ कुछ तो। यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो मुझे Yes, sir. इसको और सॉल्व करूंगा तो क्या मिलने वाला है? इसको और सॉल्व करूंगा तो इसमें कौन सी चीज वेरिएबल है? टाइम सर। टाइम। इससे टाइम मिलेगा। क्या वो लोग मुझे टाइम पूछ रहे थे? जरा ये भी सोचो। नो सर, दे आर वो क्या आस्किंग पूछ रहे? अबाउट पोजीशन। पोजीशन पूछ रहे हैं, तो क्यों निकालूं मैं टाइम जब पोजीशन पूछ रहे? तो है ना, हम स्मार्ट वर्क करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं टाइम की, हमें तो पोजीशन चाहिए। तो साइन की वैल्यू जब प्लस माइनस हाफ होगी तो उस समय कॉस की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि यहाँ देखो कॉस है, इसलिए मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा। मुझे पोजीशन के लिए कॉस की वैल्यू चाहिए, तो साइन की वैल्यू जब प्लस माइनस हाफ होगी तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? Plus minus root 3 by 2. This implies that cos of 100 pi t plus pi by 3 can be plus minus root 3 by 2। बिल्कुल सही कहा आप बच्चों ने। तो मुझे पोजीशन चाहिए ना, तो मैं साइन, ये टाइम निकालूं क्यों? मुझे तो कॉस वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ, उसकी वैल्यू मैंने ढूंढ ली। जब जब स्पीड मैक्सिमम की आधी है तब तब कॉस वाले की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 by 2 है, तो ये उठा के यहाँ रख देता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट पोजीशन, दिस इंप्लाइज दैट पोजीशन will be x was पोजीशन, कितना हो जाएगा? 5 plus 4, और वो cos वाले टर्म की वैल्यू क्या लिख दूं? प्लस माइनस रूट 3 by 2। तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 plus minus 2 root 3। At these positions, speed of particle is half of its maximum value। आया कुछ? At these Yes, sir. positions, speed of particle is half of its maximum value। चलो देखो अच्छे से, कुछ भी समस्या है तो बताइए, कुछ भी पूछना हो तो बताओ। सर हाँ बोलो। सर अगर स्पीड की जगह हमें वेलोसिटी दी होती तो? स्पीड की जगह वेलोसिटी दी होती तो फिर मैं साइन ऐसा नहीं लिखता यहाँ पे, मैं प्लस माइनस नहीं लिखता। मुझे बस मैक्सिमम की आधी बोला है तो मैं आधी लगा देता बस, सिंपल। समझे? सिर्फ प्लस लिखते हैं ना मतलब? हाँ सिर्फ प्लस लिख देता, लेकिन देखो वो सेंस नहीं रहेगा, वो थोड़ा और कुछ भी लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन जैसा आएगा वैसा सोचना, ठीक है? यस। चलो, और किसी को कुछ डाउट? सर थर्ड वाले पार्ट में हाँ अपन टाइम पीरियड निकालते हैं। हाँ, पार्टिकल मतलब फर्स्ट कम्स जब टू वो रेस्ट रेस्ट फ्रॉम t0। हाँ, टाइम पीरियड निकाला तुमने, फिर और आगे बोलो। हाँ सर वो समझ में आ गया खुद ही। आ गया? चलो वेरी गुड। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं बची, तो ये अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, ये रहा, इसे करिए जल्दी से। एक क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे, ये अटेम्प्ट करिए जल्दी से। वो हो जाए तो फिर मैं यहाँ पे कुछ अलग चीज दे रहा हूँ।
चलिए अटेम्प्ट करिए जल्दी से वो। मैंने टाइम पीरियड पूछा है, मेरे पास आंसर भी आ गया विकास का। वेरी गुड विकास। A particle performing SHM, speed and magnitude of acceleration are both 1 meter per second and 1 meter per second square. Find time period of SHM. SHM का टाइम पीरियड बताना है। करा? मेरे पास 2-3 बच्चों के आंसर आ गया। वेरी गुड। विकास का भी आंसर आया और वशिष्ठ का आंसर है। देव का आंसर आया है। मैक्सिमम ही लेंगे ना हम, आपने मेंशन नहीं किया है तो भी। क्या? मैक्सिमम स्पीड और एक्सेलरेशन ही लेंगे ना सर? क्यों? मतलब नहीं लेना है? नहीं। ओके सर। आपको कैसे पता है ये मैक्सिमम है दोनों? यस सर, इसलिए क्लियर हाँ, किया। पता नहीं। ठीक है। जब कुछ कहा नहीं जाए ना, तो जो एक्सेलरेशन दिया होगा या जो स्पीड वगैरह दी रहेगी वो इंस्टेंटेनियस होगी। ठीक है। जब इंस्टेंटेनियस शब्द लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बोले पार्टिकल की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब इस इंस्टेंट पर है। समझे? बोलचाल की भाषा में अपन कभी ऐसा नहीं कहते कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ये है। हम वो अंडरस्टूड रहता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ स्पीड की तो इंस्टेंटेनियस की। ठीक है। यस सर। A particle is performing SHM. Speed and magnitude of acceleration are both 1 meter per second and 1 meter per second square. Find time period. विकास का और देव का भी आंसर आ गया। स्पीड दी है और एक्सेलेरेशन दिया है, तो सोचो इनका क्या रिलेशन होता है। ये सोचोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। ये आता है रिलेशन v बाय ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस a बाय a ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस वाज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एक्सेलरेशन। ठीक है। a ओमेगा और यहाँ a ओमेगा का स्क्वायर है। a ओमेगा को अगर मैं कुछ x मान लूं तो ये ओमेगा इंटू एक्स है ना। लेट a ओमेगा इज समथिंग, कुछ भी मान लिया इसको, कुछ के वे जैसा कुछ मान लिया है ना। के नहीं, के आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको कुछ मान लेते हैं अपन, क्या बोलूं मैं, p बोल देते हैं। तो v कितना दिया 1 बाय p का होल स्क्वायर प्लस ए बी दिया 1, तो ये p ओमेगा है। p स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 और हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। सर पी स्क्वायर ओमेगा आएगा ना? p स्क्वायर ओमेगा नहीं आएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर भी ना ऊपर। यस सर। है ना, सही है वो। अब क्या करें? फंस गए हम तो। है ना। Speed and magnitude of acceleration both are 1 meter per second and 1 meter per second square. Find time period of SHM. हमको इसमें मैक्सिमम स्पीड, जैसे ए ओमेगा इज मैक्सिमम स्पीड, ये पता होनी चाहिए थी। ये अगर पता होती तो कर लेते अपन, है ना। Yes, और हाँ, मतलब ये फंस रहा है क्वेश्चन। ठीक है। ये मैंने अभी मन से दिया था आपको, तो इसमें कुछ डाटा शायद मैं देना भूल गया आपको, इसलिए फंस रहा है। एम्पलीट्यूड भी नहीं है सर, एम्पलीट्यूड भी मिल जाता है। हाँ, सर, एम्पलीट्यूड amplitude मिल जाता तो कुछ हो जाता है इसके अंदर। एम्पलीट्यूड दिया रहता तो फिर टाइम पीरियड मिल जाता, है ना। कुछ Yes, और sir. सोच सकते हैं क्या अपन इसके अंदर? स्पीड दे है, मतलब वेलोसिटी उस समय क्या है सोच सकते हैं,
इनका रेशियो सोच सकते हैं, पर उसके लिए फिर से फेस की जरूरत पड़ेगी, नहीं कर पाएंगे यार। मैक्सिमम दिए रहते ना तो हो जाता। अगर ये sir. बोला होता कि मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, या तो मैंने क्वेश्चन मुझे गलत याद रह गया होगा, है ना, इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, तो मुझे देना चाहिए था इसमें कुछ। एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज कुछ बता देता हूँ यहाँ पे, तो सही हो जाएगा फिर क्वेश्चन। मैक्सिमम कर देते हैं सर, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। हाँ, मैक्सिमम फिर आसान हो जाएगा ना। मैं दे देता हूँ कुछ, मैक्सिमम स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। चलो, ये मैंने डाटा दे दिया आपको कि मैक्सिमम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। अब कर पाओगे? Yes, sir. है ना? अब बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा। मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा तो होती है, तो ये पी की वैल्यू 2 दे दी आपको, तो यहाँ 2 पुट करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ 2 पुट करा तो 2 का स्क्वायर 4, उधर 4 चला गया, 1 + 1 बाय ओमेगा स्क्वायर = 4, तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास 3, मतलब ओमेगा हो गया 1/√3। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 पाई/√3 आंसर। चलो, मुझे वहां पे स्पीड भी देना चाहिए थी, मैक्सिमम स्पीड कितनी है वो दे दी, तो फिर क्वेश्चन हो गया। चलो, क्लियर? सर ओमेगा स्क्वायर का क्या हुआ सर? ओमेगा स्क्वायर का क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो निकाला मैंने, वो यस सर। है ना, पी की वैल्यू पी ए ओमेगा। मैक्सिमम स्पीड तो होती है 2, तो उसको मैंने 2 पुट कर दिया। यहाँ आ गया 1/2 का स्क्वायर 4, और 4 उधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, Sir, सर इसमें 2 पाई टू √3 पाई रूट 3 आना चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी, तो छोटा मोटा मैं जल्दबाजी में, आप ध्यान देते हो तो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में लिख देता हूँ। ठीक है, सर बोलिए। अपन ने ओमेगा इक्वल टू ±1/√3 नहीं आएगा, सिर्फ 1/√3 आएगा। ओमेगा नेगेटिव थोड़ी होता। ओमेगा मैथ्स के हिसाब से सोचो तो आपको रूट लेने पे प्लस माइनस लगाना चाहिए, बट फिजिक्स में ओमेगा का एक मीनिंग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड नेगेटिव एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो उसको हम मतलब अकॉर्डिंग टू मैथ, यस यू आर करेक्ट, बट इफ वी लुक फॉर द मीनिंग ऑफ दैट क्वांटिटी, देन नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे पहले डिस्कार्ड कर दिया। चलिए, ठीक है, ओके, चलो हटा रहा हूं सब ये मैं। तो एक क्वेश्चन करा, इसमें एक डाटा और चाहिए था, उसके बाद फिर क्वेश्चन आसान हो गया। ओके, काफी हमने कुछ काइनेमेटिक्स से बेस्ड क्वेश्चन देखे, जिसमें जितनी अभी बेसिक चीजें पढ़ी थी एसएचएम की, उनकी जरूरत लगी हमें। जैसे इसमें हमको वी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन की जरूरत पड़ गई, है ना। अब हम कुछ एक दो चीजें और बची है थ्योरी की हमारी, वो देखेंगे। उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक और होती है, वो ट्रिक सीखेंगे। पहले एक थ्योरी का पॉइंट बचा है, वो देख लेते हैं अपन। एनर्जी इन एसएचएम, जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होती है। देखो, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑफ कोर्स पार्टिकल में मास है, स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। सही बात है क्या? कोई पार्टिकल में मास है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है, इफ इट हैज सम स्पीड। उसको आप ½ mv² से लिख सकते हो ना। और v आपको मान लेते हैं कि एसएचएम की इक्वेशन, लेट x इक्वल टू था a sin ωt, फेज इनिशियल वाला 0 मान लिया मैंने, तो आप v क्या है वो भी लिख सकते हो, v लिख सकते हो, तो इसकी पूरी इक्वेशन लिख सकते हो। तो पूरी इक्वेशन लिखोगे तो ये आ जाएगा ½ ma² ω² cos² ωt। ठीक है, यहां से हमें दिख रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the particle is ½ ma² ω², where a omega can be written as v max। सही बात है? यस। नाउ वन मोर थिंग, एक और चीज लिखते हैं यहाँ पे। हाँ वर्षा, आपने शायद हैंड रेज करा है, बोलिए। सर हम फाई को 0 कब ले लेते हैं सर? फाई को 0 कब ले लेते हैं? ऐसा इनिशियल फेज, फाई रिप्रेजेंट इनिशियल सिचुएशन, तो इनिशियली मैं मान लेता हूं टाइम, ऐसा मैंने मान लिया 0 जहां पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, मीन पोजीशन पे था। ठीक है, तो t0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे, तो हम फाई को 0 ले सकते हैं।
यस सर, थैंक यू सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक्स को मैंने मान लिया a sin ओमेगा t और मैंने उसको मान के ऐसा लिख दिया। अच्छा ये जो ओमेगा था याद करो, ओमेगा स्क्वायर वॉज k बाय, याद करो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स मैंने लिखा था माइनस के एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर वॉज बिकमिंग k बाय, है ना, याद रखिए। बट दिस ओमेगा स्क्वायर इज k बाय, सो आई कैन पुट दैट ओमेगा स्क्वायर हियर, ये ओमेगा स्क्वायर आ रहा है इसे मैं पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही थी उसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एम ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम लिख दिया, तो ये आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, सो पार्टिकल के पास एनर्जी इन एसएचएम में देखा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी है, उसका एक्सप्रेशन हाफ एम बी स्क्वायर होता है, बी को मैं इस इक्वेशन से लिखूं तो ये आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी उसको मैंने लिख दिया। नाउ अब पार्टिकल पे फोर्स लग रहा था which was minus k, restoring force on the particle was minus k. This force is a conservative force, this force is a conservative force, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे? बिकॉज जब एसएचएम हो रहा है हम पार्टिकल को मीन से डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं, तो मैं रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट उसे डिस्प्लेस करने में जो वर्क करता हूं वो मुझे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये समझ में आ रहा है? यस, है ना। और हाँ एक चीज और, कंजर्वेटिव फोर्स अगर पता करना है, कोई फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है, जैसे ये दिया हुआ है फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है और पता करना है कि कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो पता करने का तरीका क्या होगा? एक तरीका होता है कि उसका वर्क डन निकालो, वर्क डन में अगर पाथ की जरूरत पड़े, वर्क डन कैलकुलेट करने में हमें उसके पाथ की रिक्वायरमेंट लगे तो वो कंजर्वेटिव नहीं है, और बिना पाथ की रिक्वायरमेंट के अगर वर्क कर पाए कैलकुलेट तो वो कंजर्वेटिव है। जैसे इसका अगर वर्क निकाले फोर्स का, तो इसको dx के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे, तो हमें जरूरत ही नहीं इसमें पाथ की, इंटीग्रेशन आसानी से हो रहा है। हेंस दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दिस मे बी अ कंजर्वेटिव फोर्स। और भी तरीका होता है कंजर्वेटिव चेक करने का, मैं साइड में बता देता हूँ। जो भी फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है वो हो सकता है उसका x कॉम्पोनेंट आई कैप दिया हो, उसका y कॉम्पोनेंट जे कैप दिया हो, उसका k कॉम्पोनेंट z कॉम्पोनेंट इनटू k कैप दिया हो। इस तरह से दिया जा सकता है कंजर्वेटिव फोर्स हमें, कोई भी जनरल फोर्स उसका x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट z कॉम्पोनेंट के फॉर्म में। अब आप एक डिटरमिनेंट फाइंड करो, i j k, यहाँ लिखो डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y, डेल बाय डेल z, यहाँ पे fx, यहाँ fy, यहाँ fz। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो, इसे ओपन करो, डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, i इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे डिटरमिनेंट ओपन करते डेल बाय डेल एक्स ऑफ fz माइनस डेल बाय डेल z ऑफ fy माइनस j इंटू या मैं प्लस j इंटू इधर से ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस j लिख दूंगा, डेल बाय डेल z ऑफ fx माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ fz प्लस k इंटू k के साथ आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ fy माइनस डेल बाय डेल y ऑफ fx, ये आएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, फोर्स दिया है मुझे, फोर्स मुझे उसका x कंपोनेंट i, उसका y कंपोनेंट j, उसका k कंपोनेंट इनटू k ऐसा दिया हुआ है, तो मैंने फोर्स का जो एक्सप्रेशन था उसको लेके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली। अब ये अगर तीनों कंपोनेंट जीरो आ रहे हैं, अगर ये तीनों कंपोनेंट जीरो आ रहे हैं तो एक्चुअली ये पूरा फोर्स, ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा जीरो हो जाएगा, अगर ये तीनों कंपोनेंट जीरो हो। और तीनों कंपोनेंट अगर जीरो है तब हमारे पास जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स all three component this determinant is zero आता है, ये जो डिटरमिनेंट सॉल्व करा ना इसकी वैल्यू पूरी जीरो आती है। So this is a way to check whether force is conservative or not. This is a pure mathematical way, ये मैथमेटिकल तरीका हो गया। ज्यादा फिजिकल तरीका जो फिजिक्स का लॉजिक जिससे हमको समझ में आएगा वो ये हो गया कि फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो और अगर वो वर्क डन पाथ पे इंडिपेंडेंट आ जाए देन इट मे बी ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वो वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चलो समझ में आ रहा है, कंजर्वेटिव चेक करना समझ में आ रहा है?
रिप्लाई करिए यस या नो, आया तो हाँ, नहीं तो ना। यस आदित्य सर। को तो आ गया, वेरी गुड आदित्य। बाकी बच्चे? यस सर, आ गया। आ गया, वेरी गुड। सो मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसे चेक करते हैं, है ना, ये प्लीज याद रखिएगा। ये मुझे वर्क पावर एनर्जी में बताना चाहिए था, ठीक है, पर अभी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, हाँ बोलो। सर पाथ डिपेंडेंट वर्क का भी एग्जांपल बता दीजिए। हाँ वैसा भी एग्जांपल देखेंगे, पर अभी हाथ की चीज कर लेते हैं, इसके बाद बता देता हूँ मैं, है ना। ओके सर। ठीक है हाँ चलो। सो फोर्स हमारे पास अभी यहाँ माइनस के एक्स है, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट वगैरह निकालोगे तो देखना जीरो आ जाएगा, आप करके देखना, इसके लिए जीरो आ जाएगा। तो ये जो फोर्स लिया है मैंने, अब इस फोर्स को कंजर्वेटिव है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूँ मैं। पोटेंशियल एनर्जी याद करिए वो डिफाइन कैसे होती है, वो होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब कहाँ से कहाँ वर्क ले, तो जहां फोर्स जीरो है वहां पे जीरो मान लेते हैं, तो जीरो से एक्स तक ले लेता हूं, चलो, है ना। अच्छा वर्क को इंटीग्रेट करके थोड़ी लिखना है, नेगेटिव वर्क को लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स जो भी है डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डीएस लिखेंगे। चलो ये सही लिखा है क्या मैंने? ऐसे निकालते ना वर्क, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, है ना। मैं इनिशियल जीरो पे मान लेता हूं, मैंने मान लिया लेट u इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू जीरो, ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो नेगेटिव यहाँ पे फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स थी, फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये लीनियर एसएचए में एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ही होने वाला है, उसे dx ले लेते हैं, 0 टू x ले लेते हैं, तो इंटीग्रेट करके आने वाला है kx स्क्वायर बाय। बेसिकली स्प्रिंग फोर्स जैसा फोर्स है तो हाफ kx स्क्वायर ही तो आने वाला था। तो यहाँ भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ रहा है। पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी तो थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली कितनी क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी भी, वो भी देखा हमने। क्लियर हुआ? यस सर। ओके नाउ पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी भी है कुछ। सो अब पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, बट एक्स मेरा एसएचएम में क्या था, ए साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर ऑफ दिस, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी, बताओ, व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी, बताइए। हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर, और ऊपर देखो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी, हाफ के स्क्वायर सेम आ गई सर। हाँ वेरी गुड। यू मैक्स यहाँ पर आ रहा है हाफ के ए स्क्वायर, और यही तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पे आई थी, ठीक है। सो दिस इज सेम, दिस इज सेम एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चलो हमें पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो आती है उतनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती है, प्रोवाइडेड एक कंडीशन है यहाँ पर, क्या कंडीशन है, मैंने माना है कि एक जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, ओरिजिन पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, हमें माना है ना, ये याद रखना बच्चों, ये जरूरी कंडीशन है यहाँ पे, मीन पर पोटेंशियल जीरो मान के ही अपन ये सब कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसका ध्यान रखना आगे। सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ गई है, ये सब देख लिया अपन ने। अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी की जनरल टाइम पे वैल्यू है, राइट? यस सर। और ये काइनेटिक एनर्जी की जनरल टाइम पे वैल्यू थी, यस सर। है ना। अच्छा ये एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ, ये वाला टर्म ये इसके बराबर था, यस सर। है ना। तो इसको ऐसा लिख सकता था मैं, हाफ के ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सो दिस इज जनरल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज जनरल पोटेंशियल एनर्जी। जरा इनको ऐड करके टोटल एनर्जी निकाले। यस सर। टोटल एनर्जी इज नथिंग बट सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सम करो तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाती है। दिस इज आल्सो हाफ के स्क्वायर सर। हाँ यस सर सेम। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कांस्टेंट आ रहा है, यस सर। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, यस सर। टोटल एनर्जी इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो निकाल रहे हम
potential energy was this half k square sin square omega t, half k a square sin square omega t, plus kinetic energy is also half k a square, but here I have cos square omega t. If I add them, then I am getting only half k a square. So the total energy is constant. Total energy is constant. पार्टिकल जब एक्सिटेम करता है तो उसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है. टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन एसएचएम. एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट आती है. हम अगर मैं टाइम के साथ इनके ग्राफ बना दूं, टोटल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, टोटल एनर्जी का तो कांस्टेंट आ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओ तो ये रहा हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका ग्राफ कॉस वाला बना देंगे. ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का टर्म, इसका साइन स्क्वायर वाला ग्राफ बना देंगे. तो आप ग्राफ भी बना के देख सकते हो. ग्राफ ऑफ एनर्जी, ग्राफ ऑफ एनर्जी. तो आपको कॉस स्क्वायर का या साइन स्क्वायर का ग्राफ आता है क्या? यस सर. क्या आता है बताओ. सर साइन का ओरिजिन से स्टार्ट होता है और कॉस का सर 1 से y एक्सिस पे 1 से स्टार्ट होता है सर. कॉस का 1 से स्टार्ट होगा और साइन का ओरिजिन से स्टार्ट होगा और दिखने में वही साइनसोइडल जैसा ग्राफ बनता है. बिल्कुल सही है ना. तो चलो मैं दोनों के ग्राफ बना देता हूँ. तो ये सपोज मैं पहले किसका बना रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का, जो मैक्सिमम से चालू करके बनाते जा रहा हूँ. तो ऐसा बना दूं क्या, ऐसा बना दूं क्या? और cos x सर? हाँ ऊपर वाले का फॉर काइनेटिक एनर्जी. यस सर काइनेटिक एनर्जी की. पक्का? सर ओमेगा उसका square पीरियड है ना भी है सर ना. नेगेटिव में नहीं जाएगा सर. नेगेटिव में नहीं जाएगा. बिल्कुल सही, ये गलत बनाया है मैंने. नेगेटिव में नहीं जाएगा है ना. कॉस का स्क्वायर है वहाँ, नेगेटिव में नहीं जाता वो. और सर उसका पीरियड भी चेंज होगा सर. पीरियड भी बदल देंगे. बिल्कुल सही. ये हो गया कॉस स्क्वायर वाले टर्म का ग्राफ. नेगेटिव में नहीं भेजना है, आपने बताया मुझे. ठीक है. तो ये ग्राफ बन गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का. अब बताओ इसी के पास में अगर पोटेंशियल का ग्राफ बनाता तो उसमें क्या ध्यान रखना है? स्टार्ट होगा सर. ओरिजिन से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम कब भेजूं उसको मैं? जब ये मिनिमम हो रहा है ना तब वो मैक्सिमम होता है. π/2 है ना. जब वो मिनिमम हो रहा है तो वो मैक्सिमम होता है. तो ऐसा ग्राफ बनता हो. ये ऐसा. इफ यू प्रॉपरली ड्रॉ द ग्राफ देन आपको ऐसा दिखेगा. आप ऐसा बनाएंगे कि जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. ऐसा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और इसी जगह पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. व्हाई? बिकॉज देयर सम इज कांस्टेंट. उनका सम कांस्टेंट है. एक अपने अधिकतम पे गई तो दूसरा मिनिमम पे जाएगी. ये मिनिमम हुई तो मैक्सिमम पहुंचेगी. इनमें ऐसा फ्लक्चुएशन चलते रहेगा. दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ऐड अप होकर कांस्टेंट आने वाली है. समझे? यस सर. है ना. यस सर. हाँ चलो. अच्छा इसका अगर मैं पीरियड देखूं तो cos स्क्वायर ओमेगा टी है. इसका पीरियड जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ दिस cos साइन या cos वाला जो ग्राफ था. यहाँ टाइम पीरियड अगर t है तो cos वाले में t/2 मिलेगा. मतलब ये मिनिमम से मैक्सिमम से मिनिमम होके फिर मैक्सिमम ये t/2 में हो जाएगा. समझ रहे हो? ये t/2 में होना अभी अभी वर्षा ने कहा था. वर्षा सही करा क्या मैंने? यस सर. हाँ देख लेना. ये टाइम पीरियड इसका है ना आधा हो जाता है. क्यों आधा हो जाता है? स्क्वायर है ना. तो उसको आप cos टू थीटा में कन्वर्ट करोगे तो ओमेगा डबल तो टाइम पीरियड आधा. चलो. तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के ग्राफ बना दिए है ना. अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये x था हमारे पास a sin ओमेगा t. दिस इज x. तो ये देखो ये क्या है, a sin omega t. This was x square. So potential energy is also half kx square. And kinetic energy जो थी half mv square. ये cos square को क्या लिख सकता हूँ? 1 minus sin square. 1 minus sin square लिख सकता हूँ. Kinetic energy half
कि ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। वो ए स्क्वायर अंदर भेज दो तो आप उसको भी और कन्वर्ट करके इक्वेशन लिख सकते हो। तो अब इनको देखकर तुम x के साथ भी ग्राफ बना सकते हो। इसको x के साथ इक्वेशन बनाओगे तो आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलेगी। ये a अंदर गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया और आगे वाला टर्म वही रह गया। तो अब इनके भी ग्राफ बना सकते हो x के साथ। विद x अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ में पैराबोलिक और पैराबोलिक बना दूंगा इस तरह से। दिस इज ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का हाफ के ए स्क्वायर माइनस सेम टर्म है तो उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। आ रहा समझ में? दिस इज जो नीचे वाला ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला, और ये वाला काइनेटिक एनर्जी का, और ये दोनों ग्राफ x इक्वल टू a तक ही बनाएंगे हम। x इक्वल टू a और माइनस a के बीच में बनाएंगे। चलो समझ में आ रहा है? टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, that's why sum of potential plus kinetic is constant, or when the kinetic energy is maximum potential energy is minimum। ठीक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे देख रहे हैं अपन, जहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है 0, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। ओरिजिन पर मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और एक्सट्रीम जाता है जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, x इक्वल टू a पर आता है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है क्योंकि स्पीड 0 हो जाती है पार्टिकल की। और लेकिन क्योंकि वो दूर चला गया ओरिजिन से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्लियर हो रहा है ये? सर रिपीट कर दीजिए बार बार। फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना। जब पार्टिकल ओरिजिन पर है, मीन पोजीशन पर x इक्वल टू 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो मिनिमम है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ओरिजिन पर स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स मैक्सिमम, स्पीड ऑफ पार्टिकल ज्यादा होती है, a ओमेगा होती है ओरिजिन पर, मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा है। तो एक्सट्रीम पे जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, एक्सट्रीम पर स्पीड 0 होती है। जब वो ओरिजिन से बहुत दूर चले जाता है, मीन से दूर चले जाता है, एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन पे आता है, तो उसकी स्पीड 0 हो जाती है। वहां स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, पर वहां आप क्या रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है, तो वहां मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई। ठीक है, यस सर। चलो अच्छा, यहाँ मीन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी और यहाँ पर मैक्सिमम पहुंच गई। कितना इंक्रीज हुई है, कितना इंक्रीज हुई है? जितना शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी, शुरू में जितनी ओरिजिन पे जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, उतना जाके एक्सट्रीम पे बढ़ जाती है। सर हाँ, ओरिजिन पे तो पोटेंशियल एनर्जी थी ना सर, उतनी पोटेंशियल 0 थी। मीन पोजीशन पे देखिए पोटेंशियल 0 थी, पोटेंशियल 0 मीन पोजीशन पे ओनली काइनेटिक एनर्जी थी। तो जितना ओरिजिन पर मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी थी, मीन पोजीशन पर जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, वो सब खत्म हो जाती है जब एक्सट्रीम पहुंचता है पार्टिकल, क्योंकि वहां स्पीड 0 हो जाती है और ये सारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? यस। चलो, तो ये चीजें ऐसी याद रखना पड़ेगी बच्चों, ये सब क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है। अब इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ना आप है ना एक तो रेस करिए इसकी एसएचएम की शायद मैंने सेंड नहीं करी, मैं आज सेंड कर देता हूँ। ठीक है, मॉड्यूल में एसएचएम के जो क्वेश्चन थे वो करिए, एससीबी में जो एसएचएम के क्वेश्चन थे वो करिए, स्कूल लेवल की जो किताब हो आपके पास, आप जो भी करते होंगे 11th में जो बुक होगी उसके क्वेश्चन करो। तो जितना क्वेश्चन करोगे ना उतना थ्योरी याद होती आती है। मैं कितनी भी बार यहाँ बता दूं, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे क्वेश्चन में आपको याद नहीं होगी। तो अप्लाई करो, और भूल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वापस पढ़ लो, वापस मुझसे डाउट पूछ लो, है ना। तो बार बार कर करके अच्छे से याद होगा। क्लियर? चलिए, सो ये मैंने एनर्जी के थ्योरी को कंप्लीट करा अभी। और आपको इसमें एक चीज याद रखना है, मैंने माना है कि x इक्वल टू 0 मतलब इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि ओरिजिन पर हमें मीन पोजीशन पे पोटेंशियल 0 नहीं देते, कुछ दे देते हैं। मान लीजिए वहां पे कुछ u0 एनर्जी दे दी, अगर वहां u0 एनर्जी दे दी तो यहाँ पर एक u0 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक u0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ में जो 0 से स्टार्ट कर रहा था ना, थोड़ा ऊपर से बनेगा, समझे?
ये समझ में आया? यस सर। चलो बाकी ये इसमें मैंने बस जो हिंट दी है बस याद रखना, बाकी क्वेश्चन आएगा जब भी अच्छे से उसका क्लियर होगा आपको, है ना? चलो नोट कर लिया गया सब हो गया नोट, वेरी गुड। Yes, sir. तो हटा रहा हूं मैं सब ये, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ ये सब। अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे, एक और अभी हमारा पॉइंट बचा है पढ़ने का, लिखिए फेजर। फेजर 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 क्या है? फेजर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इट्स अ ट्रिक। अभी आपके लिए यही समझना काफी, इज अ ट्रिक, है ना? अभी फिलहाल हम ये बोलेंगे कि फेजर इज अ ट्रिक, ठीक है? आप हो सकता है कि कोई और आपको कुछ और बोले फेजर के बारे में, पर फिलहाल अपनी जो समझने की जरूरत है ये समझ सकते हैं कि फेजर इज अ ट्रिक, एक स्पेशल ट्रिक होती है, ठीक है? क्या ट्रिक होती है समझते हैं अपन। देखो, when a particle is performing SHM, the displacement of particle is a sin omega t plus phi, इस तरह से दिया जा सकता है डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली वेलोसिटी इज आल्सो a ओमेगा cos omega t plus phi, जनरल इस तरह से लिख सकते हैं। All this velocity, acceleration, and position of particle, this all are sinusoidally varying term, ये साइनसोइडली बदलने वाले टर्म्स है, ठीक है? x क्या बताता है? मीन पोजीशन से पार्टिकल का आगे पीछे जाना। तो अगर मैं एसएचएम को दिखाऊं यहाँ पर, मान लीजिए मीन पोजीशन थी, पार्टिकल यहाँ से आगे जा रहा है, पलट के वापस आ रहा है, और इस तरह से उसका मोशन चल रहा है। यहाँ x इक्वल टू 0 पे मीन पर है, इसे बोला जाता है मीन पोजीशन। जब पार्टिकल इधर सबसे दूर चला गया, यहाँ पे x इक्वल टू a हो जाता है, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है? नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब x इक्वल टू है -a हो। तो पार्टिकल का जब एसएचएम मोशन होता है तो मीन से वो पॉजिटिव एक्सट्रीम जाता है, वहां से वापस मीन पर आता है, वहां से नेगेटिव एक्सट्रीम जाता है, फिर वापस आता है, ऐसे एसएचएम करते रहता है, इस तरह से मोशन होते रहता है उसका, ठीक है? और उसकी मोशन की जो इक्वेशन है, मतलब x की इक्वेशन टाइम के साथ, और a की इक्वेशन वेलोसिटी की इक्वेशन, ये सब पता है आपको। लेकिन अगर हम एक सर्कुलर मोशन करते पार्टिकल को देखें, सपोज एक पार्टिकल मेरे पास सर्कुलर मोशन भी करते हुए दिखता है, सपोज मेरे पास कोई पार्टिकल है वो इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो मैं बनाता हूं यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने, जिस पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे। लेट अज्यूम ऐसा मान लेते हैं कि जो सर्कुलर मोशन करता पार्टिकल है, इसके सर्कल की रेडियस a है, इसके सर्कल की रेडियस a है, ऐसा मान लेते हैं, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। t0 पर पार्टिकल का x एक्सिस से एंगल फाई है, तो जनरल टाइम पर x एक्सिस से जो एंगल हो जाएगा ओमेगा t प्लस फाई। मैंने माना t0 पर पार्टिकल का x एक्सिस से एंगल फाई है, t0 पर पार्टिकल का x एक्सिस से एंगल फाई है, तो t टाइम पर एंगल क्या हो जाएगा? ओमेगा t प्लस फाई। ये मैंने मान लिया कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब ये बताओ, अगर इस पार्टिकल की शैडो, परछाई में देखता ऑन द y एक्सिस, शैडो ऑफ द पार्टिकल में देखता ऑन द y एक्सिस, तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आती? इस शैडो की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आती? बोलो। सर पार्टिकल की शेडो कहाँ पे बन रही है सर? y एक्सिस पे इसकी शैडो देख रहा हूं मैंने लाइट मारी इधर से, है ना, यहां से इससे लाइट आ रही है, ठीक है? x एक्सिस की डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में लाइट मैंने इंपार्ट करी, और y एक्सिस पे इसकी जो शैडो बनेगी वो देखी। यस तो सर। शैडो की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी बताओ? a sin ओमेगा t प्लस y। बिल्कुल सही। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच Yes, sir. हाइपोटेनस इज a, तो a का जो इधर एंगल होगा, जब इधर
ओमेगा इधर एंगल पता है तो इधर की तरफ साइन में कंपोनेंट आएगा। तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट a sin ओमेगा t प्लस 5। देखो अच्छे से, सही है क्या? यस सर। यस सर। है ना? तो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका प्रोजेक्शन, उसकी शैडो ऑन द y एक्सिस, उसका प्रोजेक्शन मैं y एक्सिस पे ले लूं, इट इज सेम थिंग एज इफ कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, लीनियर एसएचएम कर रहा है। सही है? इक्वेशन ही सेम आ गई एग्जैक्टली। ओरिजिन से इस पार्टिकल की जो शैडो बन रही है y एक्सिस पर, उसकी डिस्टेंस की जो इक्वेशन है और एसएचएम करते पार्टिकल की इक्वेशन सेम है। सो आई कैन रिलेट दिस टू थिंग, मतलब कि एसएचएम करता पार्टिकल कैन बी रिलेटेड विद अ पार्टिकल हु इज मूविंग इन सर्कल। सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के साथ मैं एसएचएम करते हुए पार्टिकल को रिलेट कर सकता हूं। आ रहा है समझ में? बोलिए। यस सर। है ना? मैं रिलेट कर सकता हूं इन दोनों को, इन दोनों चीज को रिलेट कर सकता हूं। तो ये अगर रिलेशन अगर सीख गए अपन करना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं एसएचएम में जिसको फेजर का यूज करके अगर अपन करें तो बहुत सिंपल हो जाते हैं सॉल्व करना। ठीक है? तो फेजर क्या है? फेजर इज अ ट्रिक, इज अ ट्रिक। फिलहाल इसे याद रख सकते हैं, इज अ ट्रिक। थोड़ा अपन जब एसी चैप्टर पढ़ेंगे, 12th में एसी पढ़ते हैं, तो वहां पर भी फेजर यूज करेंगे हम। फेजर इज ऑल्सो रोटेटिंग वेक्टर। फेजर असल में जो ओरिजिन से पी तक का जो वेक्टर है, इस वेक्टर को भी फेजर बोलते हैं। ये वेक्टर घूम रहा है तो इस वेक्टर का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो है वो भी बदल रहा है। इस वेक्टर का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन वो भी यही हो जाएगा। तो ओरिजिन से पी तक का जो वेक्टर है इसे भी फेजर कहा जाएगा। ये भी फेजर होता है। ये घूमेगा तो इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन बदलेगा। समझे? हाँ चलो। तो फिलहाल ऐसा ध्यान रखना है, दिस टू मोशन कैन बी रिलेटेड। ठीक है? प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन y एक्सिस। अच्छा, मैं y एक्सिस से प्रोजेक्शन लेके पढ़ा रहा हूँ, किताबों में हो सकता है x एक्सिस से प्रोजेक्शन लेके पढ़ा दे, क्योंकि x पे प्रोजेक्शन में cos की इक्वेशन बनेगी। हो सकता है कोई यहाँ पे cos से इक्वेशन लिख दे तो x का प्रोजेक्शन cos में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? तो वैसा भी कोई पढ़ा सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, वो भी सही है, कोई गलती नहीं है। मेरी आदत है y पे प्रोजेक्शन लेके पढ़ने की, पढ़ाने की, तो आप वैसा भी लिख सकते हो अगर आपको जमे तो। ठीक है? पर फिलहाल मैं तो y ही लिखूंगा। प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन y एक्सिस इज SHM। प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन y एक्सिस इज SHM। y एक्सिस पे इस पार्टिकल का मोशन का प्रोजेक्शन देखूं मैं, परछाई शैडो देखूं, तो वो शैडो मुझे SHM करते दिखाई देगी। ये सिर्फ मैथमेटिकली है ना सर? क्या सर ये सिर्फ मैथमेटिकली है ना कि हम उसकी हाँ, शेडो ले रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा सही। हाँ हाँ, मैथमेटिकली चीजें देख रहे हैं बिल्कुल। तो पहले ही कहा मैंने, तो दिस इज अ ट्रिक। ठीक है? ये सब दिख रहा है मुझे, इक्वल दिख रही दोनों चीजें। क्लियर? यस सर। चलो, सो व्हाट इज फेजर? फेजर का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले ले तो मुझे एसएचएम दिखेगा। सो आई कैन रिलेट दिस टू मोशन, आई कैन रिलेट दिस टू मोशन एंड फेज एंगल, दिस ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसे हम फेज एंगल कहते थे। इसका मुझे एक फिजिकल मतलब और समझ में आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि फेजर में जो पॉइंट घूम रहा है ना, जो फेजर मोशन में अपन या किसी पार्टिकल का मोशन जो सर्कुलर मोशन देख रहे हैं, उसका एक्स एक्सिस का एंगल क्या है। देखो, दिस इज फेज एंगल। दिख रहा है आपको? यस सर। फेज एंगल मतलब एक्स एक्सिस से पार्टिकल का एंगल क्या है। सर्कुलर मोशन में एक्स एक्सिस से पार्टिकल का एंगल इज फेज एंगल। एम्पलीट्यूड, एसएचएम का एम्पलीट्यूड, वो सर्कुलर मोशन में क्या है बताओ? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ की रेडियस। रिलेट कर पा रहे हो? अरे हाँ या ना? यस सर। ओके, यस सर। है ना? अब यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी आती थी, यहाँ पे क्या वेलोसिटी लेंगे हम? ये पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी होती है वो तो टेंजेंट के अलोंग होती है। याद करिए, टेंजेंट के अलोंग v को अपन क्या लिख सकते हैं? रेडियस।
इनटू एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंट Yes, के अलोंग sir. जो वेलोसिटी होती है उसे लिख सकते हैं रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, v टेंजेंट vt, v टेंजेंट टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी। उसका y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लिया जाए, अगर y एक्सिस के अलोंग से कंपोनेंट लिया जाए, y एक्सिस से इसका एंगल क्या होगा, आपको एंगल ढूंढना, वो ये एंगल आएगा, आप ढूंढना वो ये एंगल आएगा। इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज थीटा, देन दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, थीटा is sir. है ना। तो ये एंगल वही आएगा जो नीचे फेज एंगल था, दिस इज फेज एंगल, दिस इज फेज। सो ए ओमेगा का y एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन जो आएगा वो आ जाएगा ए ओमेगा cos ऑफ फेज, ये रहा। तो एसएचएम में पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है वो हो रही है प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन along y axis। समझ पा रहे? एसएचएम करते पार्टिकल की वेलोसिटी का y एक्सिस प्रोजेक्शन ले लो तो वही आ रहा है जो यहां पर वेलोसिटी आती है। यस सर। ओके चलो, अब थोड़ा सा मैंने 5-7 मिनट ज्यादा ही ले लिया आपका ऑफिशियल टाइम में से, तो फिर मैं आज यहीं रुकता हूं। फेजर से ही मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। फेजर का जो कॉन्सेप्ट है इसे लेकर कुछ क्वेश्चन आसान हो जाते हैं करना। तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आसान हो जाते हैं वो हम देखेंगे, वो सीखेंगे अपन, है ना। नेक्स्ट क्लास में वो Yes, कंटिन्यू sir. करेंगे। और इसके बाद डायनेमिक्स, ये एसएचएम में जो चीजें होती है, तो 2 चीजें होती है एसएचएम में, एक तो काइनेमेटिक एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स की चीजें काफी अपनी हो चुकी है, सिर्फ फेजर बचा है, फेजर का मुझे प्रैक्टिस करानी बची है। एंड डायनेमिक्स में अभी काफी चीजें बची है, मतलब कि अलग अलग सिचुएशंस को मुझे एसएचएम प्रूव करना कि वहां एसएचएम होगा, फिर उनका टाइम पीरियड निकालना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो करना बाकी है अपने। चलो तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। आज मैं यहीं रुक रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके बच्चों। सर रेस कौन सी कर लें? हाँ, रेस वे ऑफ उसकी वर्क और एनर्जी की तो आप कंप्लीट कर चुके होंगे, आई होप वो पूरी हो गई होगी आपकी, उसका मॉड्यूल भी पूरा कर लीजिए और आप एसएचएम की रेस चालू कर दीजिए। मैं रेस अभी सेंड कर दूंगा, मैं भूल भी जाऊँ तो आप ग्रुप पे प्लीज मुझे रिमाइंड कर देना, ठीक है। Okay. आज आपके हाँ यस सर।